अक्सर जब हम या यूं कहें कि जब किसी शारीरिक बीमारी या चोट की बात होती है ना, तो वहां एक अजीब सी स्पष्टता होती है। हाँ बिल्कुल। मतलब मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई, तो डॉक्टर बस एक्सरे फिल्म को रोशनी के सामने रखता है और एक सफेद टूटी हुई रेखा साफ दिख जाती है। वो बस उंगली रखकर कह देता है कि हाँ, यहाँ फ्रैक्चर है। एकदम सब कुछ बहुत ब्लैक एंड व्हाइट होता है। एग्जैक्टली सब कुछ बिल्कुल साफ, मापा जा सकने वाला और एकदम सुलझा हुआ होता है। लेकिन जब बात इंसान के मन की आती है ना, उसकी गहरी भावनाओं और खासतौर पर अकेलेपन की दुनिया की, तब सारी मशीनें फेल हो जाती हैं। हाँ, अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। दिमाग की उलझनों का कोई ईसीजी तो होता नहीं है। सब कुछ धुंधला और डरावना लगने लगता है। बहुत डरावना। और शायद यही वजह है कि आज के दौर में एक खाली कमरे में बिना स्मार्टफोन के सिर्फ 10 मिनट बैठना इंसान के लिए दुनिया का सबसे डरावना काम बन गया है। सच में ये आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो आज की इस गहन चर्चा में ना, हम इसी डरावने खालीपन को डिकोड कर रहे हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये समझना है कि कैसे कोई बाहरी दुनिया के शोर से शुरू होकर अपने भीतर के उस शांत ब्रह्मांड तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा करते हैं। वो कहते हैं कि अकेलापन कोई सजा या श्राप नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार का सबसे शक्तिशाली टूल है। तो चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। इस विषय की जड़ में जाना इसलिए भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि देखिए, ज्ञान, किताबें या आत्म मंथन की जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं ना, वो तब तक सिर्फ शब्दकोश का हिस्सा रहती हैं जब तक कोई व्यक्ति खुद के साथ पूरी तरह से रहना न सीख ले। मतलब अपनी कमियों और खूबियों दोनों के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। जब तक कोई इंसान अकेलेपन में खुद के साथ पूर्ण महसूस नहीं करता, वो चाहे दुनिया भर की डिग्रियां ले ले या कितना भी ज्ञान समेट ले, अंदर से ना एक खालीपन हमेशा बना रहता है। एक वॉइड सा रहता है। एकदम सही। तो मानसिक या आध्यात्मिक स्थिरता की इमारत खड़ी करने के लिए खुद के साथ रहना सीखना पहली और मैं कहूंगी सबसे मजबूत नींव है। तो अगर खुद के साथ रहना ही मानसिक स्थिरता की नींव है, तो फिर एक खाली कमरे की उस खामोशी से इतनी दहशत क्यों होती है लोगों को? ये बहुत स्वाभाविक सवाल है। इंसान अपने ही विचारों के साथ अकेला छोड़े जाने पर पसीने पसीने क्यों होने लगता है? क्योंकि देखिए, मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से असुविधा और दर्द से दूर भागने के लिए प्रोग्राम किया गया है। स्रोत सामग्री इस बात को बहुत गहराई से स्पष्ट करती है कि अकेलापन दरअसल एक आईने की तरह काम करता है। एक आईने की तरह? हाँ, जब कोई व्यक्ति बिल्कुल अकेला होता है तो वहां कोई भटकाव या डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई ऐसा काम नहीं होता जो आपका ध्यान बटा सके। समाज के सामने पहना जाने वाला कोई मुखौटा नहीं होता उस वक्त। वाह, सही बात है। और सबसे बड़ी बात, उस एकांत में कोई झूठ नहीं होता। उस खालीपन में सिर्फ इंसान होता है और उसका वो सच होता है जिससे वो दिन भर भागता रहता है। मनोविज्ञान में इसे ना संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। अच्छा, कॉग्निटिव डिसोनेंस। हाँ, मतलब जब हमारे काम और हमारी असलियत मेल नहीं खाते तो दिमाग में एक तनाव पैदा होता है और एकांत इसी तनाव को सतह पर ले आता है। जो आपने आईने वाली बात कही ना, ये एक बहुत ही सटीक दृश्य बनाती है। मुझे लगता है अकेलापन बिल्कुल उस कपड़ों की दुकान के ट्रायल रूम की तरह है। ओहो, क्या बेहतरीन उदाहरण है ना? जहाँ की रोशनी बहुत तेज और एकदम सफेद होती है। जब कोई व्यक्ति उस ट्रायल रूम में खड़ा होता है तो वो तेज रोशनी चेहरे के हर दाग, शरीर की हर कमी और हर उस हिस्से को इतनी स्पष्टता से दिखाती है जैसे हम आम जिंदगी में कपड़ों या मेकअप से छिपा लेते हैं। बिल्कुल, एकदम साफ साफ सब दिखने लगता है। और उस ट्रायल रूम में कोई ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता, बस जल्दी से कपड़े बदलकर उस रोशनी से बाहर भागाना चाहता है। मुझे हमेशा हैरानी होती है कि लोग अपना असली चेहरा देखने से कैसे कतराते हैं। देखिए, यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि वो ट्रायल रूम की तेज रोशनी किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो हमारा भ्रम तोड़ती है। सच्चाई कभी भी आरामदायक नहीं होती ना। लोग अपनी उन कमियों, डरों और दबी हुई असुरक्षाओं का सामना नहीं करना चाहते, जो उस अकेलेपन के ट्रायल रूम में अचानक सामने आ जाती हैं। हाँ, वो अनकंफर्टेबल होता है।
बहुत ज्यादा। इसलिए खुद से बचने के लिए या उस तीखी रोशनी से भागने के लिए भीड़ को एक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मतलब लोग भीड़ में इसलिए जाते हैं ताकि खुद को न देखना पड़े। एग्जैक्टली जब चारों तरफ शोर होता है, दोस्तों की महफिल होती है या बैकग्राउंड में बस टीवी ही चल रहा होता है, तो इंसान को खुद की आंतरिक आवाज नहीं सुननी पड़ती। भीड़ एक तरह का मनोवैज्ञानिक एनेस्थीसिया बन जाती है, जो दर्द को सुन्न कर देती है। जी, वो आत्मनिरीक्षण के दर्द को पूरी तरह सुन्न कर देती है। लेकिन यार, अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर नजर आती है। हाँ बिल्कुल। अगर एकांत इतना ही डरावना और दर्दनाक है, तो दुनिया के महान विचारकों, वैज्ञानिकों और कलाकारों ने इसका इस्तेमाल अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में कैसे किया? ये बहुत दिलचस्प पहलू है। हमारे स्रोत भी इस बात की गवाही देते हैं कि रचनात्मकता और मानसिक स्पष्टता एकांत की ही कोख से जन्म लेती है। इतिहास में इसके कई बड़े उदाहरण हैं। इतिहास तो ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। 1665 में जब लंदन में भयानक प्लेग फैला था। अच्छा, वो ग्रेट प्लेग। हाँ, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई थी। तब आइजैक न्यूटन को 1 साल के लिए अपने घर में पूरी तरह अकेले रहना पड़ा था। वाह, एक पूरा साल! और मजे की बात यह है कि उसे आज ईयर ऑफ वंडर्स कहा जाता है। उसी घोर अकेलेपन में उन्होंने कैलकुलस की खोज की, ऑप्टिक्स के सिद्धांत दिए और गुरुत्वाकर्षण का नियम दुनिया के सामने रखा। मतलब सारा महान काम उसी आइसोलेशन में हुआ। बिल्कुल। या फिर आप निकोला टेस्ला को ही देख लीजिए। उनका स्पष्ट मानना था कि अकेले रहो, यही आविष्कार का रहस्य है। जब इंसान अकेला होता है तभी विचारों का जन्म होता है। क्या बात है! अगर हम इसे न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो जब दिमाग बाहरी सूचनाओं से कट जाता है तब मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय होता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क? हाँ, यही वो नेटवर्क है जो अलग अलग विचारों को जोड़कर कुछ नया और रचनात्मक पैदा करता है। लेकिन एक बात यहाँ खटकती है। 1665 का प्लेग और आज के 2026 के डिजिटल युग में बहुत बड़ा फर्क है ना? हाँ, फर्क तो है। आज हर तरफ सोशल मीडिया है, हर सेकंड बजने वाले नोटिफिकेशंस हैं और एल्गोरिदम, मतलब वो इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि इंसान एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजर ना हटा पाए। एकदम सही कह रहे हैं आप। तो इस लगातार शोर और डोपामाइन की बाढ़ के बीच क्या सच में एकांत जैसी कोई चीज बची भी है? क्या आज के टाइम में ये पॉसिबल है? देखिए, अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो आज के परिदृश्य में सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि लोग खुद को अकेला मान बैठे हैं, जबकि असलियत में वो अकेले नहीं है, वो सिर्फ भयंकर रूप से भटके हुए हैं। डिस्ट्रैक्शन इतना गहरा है कि अकेलेपन का असली स्वाद तो किसी ने चखा ही नहीं है। सच में हम तो हर वक्त स्क्रीन से चिपके रहते हैं। जी। आज का इंसान तकनीक के जरिए एक वर्चुअल भीड़ से हमेशा घिरा रहता है। अगर किसी से मान लीजिए सिर्फ 10 मिनट के लिए अपना फोन बंद करने, स्क्रीन से दूर हटने और बिना किसी बाहरी सहारे के एक जगह बैठने को कहा जाए तो पसीने छूट जाएंगे। बिल्कुल। कुछ ही मिनटों में हाथ कांपने लगेंगे। और ये कोई आम बेचैनी नहीं है, ये असल में डोपामाइन विथड्रॉल का लक्षण है। ओहो, मतलब लिटरली एक नशे की तरह। हाँ। दिमाग हर कुछ सेकंड में मिलने वाले केमिकल रिवॉर्ड का आदी हो चुका है और एकांत उस सप्लाई को अचानक रोक देता है। आत्मखोज की असली यात्रा उसी विड्रॉल, उसी बेचैनी और उन शुरुआती 10 मिनट की भयानक असुविधा से शुरू होती है। यार, यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो असुविधा फोन बंद करने पर होती है वो एक तरह का मनोवैज्ञानिक वर्कआउट है। बहुत अच्छा कंपैरिजन है ये। जैसे जब कोई जिम में भारी वजन उठाता है तो मांसपेशियों के तंतु या फाइबर असल में टूटते हैं ना? हाँ, ब्रेकडाउन होता है और उस वक्त बहुत दर्द होता है। लेकिन अगर कोई उस दर्द के डर से वजन उठाना ही छोड़ दे तो मांसपेशियां कभी मजबूत नहीं होंगी। अकेलेपन का अभ्यास भी बिल्कुल उसी मन की कसरत की तरह है। एकदम सटीक बात कही आपने। पहले पुरानी आदतों और विचारों के तंतु टूटते हैं, गहरी असुविधा होती है और उसके बाद ही असली मानसिक ताकत का निर्माण होता है। और स्रोत सामग्री इस पूरे बदलाव को 4 बहुत ही स्पष्ट चरणों में बांटती है। हाँ, और ये 4 चरणों का ढांचा ये समझने के लिए बेहद जरूरी है कि एकांत एक दर्दनाक अनुभव से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदल जाता है। तो पहला चरण क्या है? पहला चरण वही है असुविधा, यानी डिस्कम्फर्ट। जब कोई पहली बार फोन और दुनिया से कट कर बैठता है तो दिमाग में तूफान आ जाता है। मतलब सारे नेगेटिव थॉट्स एक साथ आ जाते हैं। बिल्कुल। पुरानी गलतियां, भविष्य की एंग्जाइटी और वर्तमान के अनसुलझे डर, दिमाग सब कुछ एक साथ सामने फेंक देता है।
उस वक्त कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जो हमारा तनाव का हार्मोन है। और इंसान बस किसी तरह उस कमरे से बाहर निकलना चाहता है। हाँ, और ये वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार मानकर वापस स्क्रीन की तरफ लौट जाते हैं, फोन उठा लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस तूफान में टिका रहता है, वो दूसरे चरण में प्रवेश करता है। और वो दूसरा चरण है चुप्पी। जी, मतलब जब इंसान भागने के सारे विकल्प छोड़ देता है, जब वो हार मान लेता है कि अब भागना नहीं है। बिल्कुल। जब दिमाग ये समझ जाता है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है और न ही कोई असली बाहरी खतरा है, तो शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। अच्छा। ये शरीर का रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है। धीरे धीरे वो जो बेचैनी थी ना, वो कम होने लगती है। कॉर्टिसोल का स्तर गिरता है और मन थक कर शांत हो जाता है। भीतर एक गहरी चुप्पी उतरने लगती है। वाओ, तो तूफान के बाद ही शांति। एग्जैक्टली। और इसके बाद आता है तीसरा चरण, शांति। इस अवस्था में इंसान अपने ही विचारों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि एक दर्शक बन जाता है। एक दर्शक, मतलब वो खुद को बाहर से देखता है। हाँ, मनोविज्ञान में इसे मेटाकॉग्निशन या विचारों के बारे में सोचना कहते हैं। व्यक्ति अपने डर या गुस्से को महसूस करता है, लेकिन खुद को जज किए बिना, जैसे कोई आसमान में गुजरते बादलों को देख रहा हो। ओहो, ये बहुत ही खूबसूरत विजुअल है ना? और यहीं से उसे अपनी असल पहचान और जीवन के प्रति एक स्पष्ट नजरिया मिलने लगता है। और इस शांति के बाद जो चौथा मुकाम आता है, शक्ति, पावर। बिल्कुल। ये वो चरण है जहां इंसान पूरी तरह से आजाद हो जाता है। उसे खुश रहने, खुद को सही साबित करने या अपनी अहमियत महसूस करने के लिए किसी बाहरी लाइक या कमेंट की जरूरत नहीं होती। ना ही समाज की तालियों की जरूरत होती है। हाँ, वो अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल अपने खुद के हाथ में ले लेता है। और इस अवस्था में पहुंचने के बाद जो वो बाहरी मान्यता या एक्सटर्नल वैलिडेशन की भूख होती है ना, वो एकदम खत्म हो जाती है। व्यक्ति इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी अपने आंतरिक मूल्यों से संचालित होने लगता है। और यही वो शक्ति है जो महान कार्यों और मास्टरपीस को जन्म देती है। जब असुविधा से भागने के बजाय उसे गले लगा लिया जाता है, तो इंसान का अपने ही वजूद के साथ रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब क्या इस शक्ति को पाने का अर्थ ये है कि इंसान दुनिया को छोड़ दे, समाज से कट जाए और किसी पहाड़ की गुफा में जाके बैठ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अक्सर एकांत और अलगाव को एक ही तराजू में तोलने की गलती की जाती है। हाँ, और ये भ्रम दूर करना बहुत जरूरी है। एकांत यानी सॉलिट्यूड और अलगाव यानी आइसोलेशन में जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे? इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे उपवास रखना और भूखे मरना। ओहो, वाओ। देखिए, उपवास एक मर्जी से किया गया फैसला है जो शरीर को शुद्ध करता है ना? जबकि भूखमरी एक थोपी गई स्थिति है जो इंसान को मार देती है। बिल्कुल सही। अकेलापन एक उपवास है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान समाज का हिस्सा न रहे। इसका असली अर्थ है लोगों के बीच रहकर भी अपनी पहचान ना खोना। मतलब आप महफिल में हैं, लेकिन आप भीड़ का हिस्सा बन के गायब नहीं हो गए। एग्जैक्टली। एक व्यक्ति सामाजिक हो सकता है, बेहतरीन रिश्ते निभा सकता है, लेकिन वो उन पर निर्भर नहीं होता। वो अपनी खालीपन की खाई को भरने के लिए दूसरों का इस्तेमाल नहीं करता। यार, ये बात बहुत गहरी है। अक्सर ये देखने में आता है कि कोई इंसान बहुत सारे दोस्तों से घिरा है, उसके बहुत सारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं। हाँ, वो एक रिश्ते में भी है, लेकिन फिर भी वो रात को बहुत अकेला महसूस करता है। स्रोत भी इस विरोधाभास को बहुत ही कड़वी सच्चाई के साथ पेश करता है जी, कि लोग रिश्तों में होते हुए भी अकेला इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद के साथ वो बुनियादी रिश्ता बनाया ही नहीं। वे बस किसी दूसरे इंसान को एक इमोशनल बैसाखी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है, और सच कहूं तो ये समाज की सबसे बड़ी विडंबना भी है। समाज ने रिश्तों और शादी को अकेलेपन की दवा मान लिया है। एकदम। सबको लगता है पार्टनर मिल गया तो अकेलापन खत्म। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है कि अगर जीवन साथी मिल जाए तो इंसान कभी अकेला नहीं होगा। जबकि मनोविज्ञान साफ कहता है कि किसी भी स्वस्थ रिश्ते की नींव सिक्योर अटैचमेंट या सुरक्षित जुड़ाव पर टिकी होती है। और वो केवल आत्मप्रेम से आता है। और आत्मप्रेम कहाँ पनपता है? केवल उस एकांत में जहाँ इंसान अपनी कमियों को बिना किसी शर्म के स्वीकार करता है। जो इंसान खुद की कंपनी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे के लिए एक अच्छी कंपनी कैसे बन सकता है? ये तो बहुत लॉजिकल बात है। बिल्कुल। भीड़ या रिश्तों में जो अकेलापन महसूस होता है,
वो दरअसल किसी और की कमी नहीं, बल्कि हमारी खुद से दूरी का ही एक खतरनाक लक्षण है। यह एक बहुत ही स्पष्ट और विचारोत्तेजक दृष्टिकोण है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसी दुनिया में जो हर वक्त शोर मचा रही है, जहां खामोशी सबसे अजीब चीज मानी जाती है, वहां इस उपवास की शुरुआत कैसे की जाए? जी, क्योंकि स्रोत सामग्री में उन लोगों के लिए 4 बहुत ही व्यावहारिक कदम दिए गए हैं जिनका दिमाग डिस्ट्रैक्शन का पूरी तरह आदी हो चुका है। हाँ, और ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, इसे रातों रात नहीं किया जा सकता। पहला कदम है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स। और इसका मतलब सिर्फ फोन दूर रखना नहीं है, बल्कि उस डोपामाइन लूप को तोड़ना है। रोज सिर्फ 30 मिनट के लिए फोन को एयरप्लेन मोड पर रखना। सिर्फ 30 मिनट? हाँ, शुरुआत के लिए। लेकिन शर्त यह है कि कोई संगीत नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ इंसान और उसका अपना खाली समय। यह दिमाग को एक बेसलाइन पर वापस लाने का तरीका है। और जब वो फोन बंद हो जाता है तो उस सन्नाटे को भरने के लिए दूसरा कदम आता है गहरा चिंतन। बिल्कुल। उस खाली समय में खुद से 3 बहुत ही सीधे और मुश्किल सवाल पूछने की सलाह दी गई है। पहला, मैं जिंदगी में असल में क्या चाहता हूं? दूसरा, मैं किस असुविधा या सच से भाग रहा हूं? और तीसरा, मुझे किस बात का सबसे ज्यादा डर है? ये सवाल बहुत पावरफुल है। सच में ये 3 सवाल उस ट्रायल रूम की तेज रोशनी को मतलब सीधे चेहरे पर डाल देते हैं। एग्जैक्टली। ये सवाल सीधे तौर पर दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करते हैं, जो हमारी तार्किक सोच का केंद्र है। यह व्यक्ति को ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालता है। इसके बाद तीसरा कदम आता है अकेले की जाने वाली गतिविधियां। यानी ऐसे काम करना जो आमतौर पर समूह या ग्रुप में किए जाते हैं। जैसे किसी रेस्टोरेंट में अकेले जाकर चाय या कॉफी पीना, या बिना किसी दोस्त के अकेले थिएटर जाकर फिल्म देखना। हाँ बिल्कुल। मुझे ये विचार अपने आप में बहुत रोमांचक लगता है। ये तो खुद के साथ एक डेट पर जाने जैसा है ना? यह एक स्टेटमेंट है कि किसी और की मौजूदगी का मोहताज हुए बिना खुद की कंपनी को एंजॉय किया जा सकता है। और मैं मानता हूं कि ये आत्ममूल्य यानी सेल्फ वर्थ को बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका है। जब इंसान खुद को अहमियत देने लगता है तो वो खराब या टॉक्सिक रिश्तों को सिर्फ इसलिए नहीं ढोता क्योंकि उसे अकेले रहने से डर लगता है। वाओ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और फिर आता है चौथा कदम, आंतरिक कार्य। इसमें ध्यान लगाना, अपने विचारों को बिना किसी फिल्टर के डायरी में लिखना और ऐसी किताबें पढ़ना शामिल है जो इंसान की वैचारिक नींव को मजबूत करती हैं। मतलब अपने अंदर के सिस्टम को अपडेट करना। हाँ, आधुनिक युग की सच्चाई यही है कि एकांत अब एक लग्जरी बन गया है। आज के समय में अमीर होने की परिभाषा बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। जो व्यक्ति आज के समय में खुद के साथ एक कमरे में बिना बोर हुए, बिना पैनिक किए शांति से बैठ सकता है, असल में वही दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि उसने खुद को पा लिया है। बिल्कुल। और इसी खूबसूरत बात के साथ हमारी ये डीप डाइव अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है। स्रोत की सबसे शक्तिशाली पंक्ति इस पूरी यात्रा को एक वाक्य में समेट देती है। जिस दिन अकेलेपन को दुश्मन के बजाय दोस्त बना लिया जाता है, उसी दिन से जिंदगी को जीतना शुरू कर दिया जाता है। दुश्मनी तो उस चीज से होती है जो हमें नुकसान पहुंचाए, लेकिन जो चीज हमें आईना दिखाए, जो असलियत से वाकिफ कराए, वो दुश्मन नहीं हो सकती। सही बात है। बल्कि वो सबसे सच्चा मार्गदर्शक होता है, और एकांत वही मार्गदर्शक है। तो अगर आज के इस 24 घंटे कनेक्टेड रहने वाले युग में खुद का साथ और वो खामोशी दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी है, तो एक विचार मन में जरूर गूंजना चाहिए। हमारी दिनचर्या की जो ये बेतहाशा भागदौड़ है, जो सुबह से रात तक का हसल कल्चर है, जो हर वक्त किसी न किसी काम में लगे रहने की सनक है, हाँ, क्या वो सच में तरक्की की सीढ़ी है? या फिर वो सिर्फ उस ट्रायल रूम की तेज रोशनी से, अपने ही उस नंगे सच से और अपनी उस आंतरिक अमीरी से दूर भागने का एक बहुत ही शानदार लेकिन खोखला बहाना है? ये बहुत ही गहरा सवाल है सोचने के लिए। जो भी हमें सुन रहे हैं उनसे बस यही कहूंगा कि आज बिना किसी स्क्रीन के सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बैठें। शायद उन सवालों के जवाब मिल जाएं जो बाहर तलाशे जा रहे हैं। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने और इन जटिल मानसिक परतों को सुलझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। इस विषय के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर बात करना मतलब सच में बेहद जरूरी था। तो इसी विचार के साथ आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं।